चलिए, तो लिखते हैं बच्चे, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सर ये क्या होते हैं, छोड़ो ना बेटे, बस इनको साथ में लिखना है बस हम। इंडिविजुअल तो समझते हो ना आप और मैं जैसे वी आर इंडिविजुअल्स। बाकी आगे जो है वो पर्सन की डेफिनेशन आएगी, वो देखेंगे। तो भाई ये सब लोग ना बच्चे, या तो रेजिडेंट होते या फिर नॉन रेजिडेंट। और आप अपना फोकस सिर्फ इंडिविजुअल पे ही सोचिए कि इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट है या तो इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है। बहुत अच्छी बात है। अगर ये रेजिडेंट होता है ना बच्चे, तो इनके ऊपर जो स्लैब लगता था जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, वो एक बार बताओगे क्या था बच्चों? 0 to 2.5 lakhs नील। देन उसके बाद 2.5 लाख टू 5 lakhs 5%, 5 lakh to 10 lakhs 20%, एंड 10 लाख अबव 30%। तो ये था जी आपका स्लैब जो हमने लास्ट क्लास में करा था, और मैं इसको स्लैब नंबर 1 के नाम से बोल। सर पर ये स्लैब किसके ऊपर लगता है? ये स्लैब लगता है बच्चे एक इंडिविजुअल जिसकी एज क्या होगी, बिलो 60। लेट मी टेल यू, मैंने ये नहीं लिखा 60 और बिलो। बिलो 60 का मतलब अगर मैं आपको बोलूं एक इंसान है उसकी एज 60 साल, ठीक है। हो सकता है आज कई लोगों का बर्थडे होगा जो 60 ईयर्स के हो रहे होंगे, है ना। तो 60 के हो गए वो आज, तो क्या उनपे स्लैब नंबर 1 लगेगा? नहीं लगेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यहाँ पे 60 नहीं लिखा हुआ है बिलो, बट अगर कोई आज 59 का हो उस पे तो ये वाला ही लग रहा होगा ना। और आप सब पे कौन सा स्लैब लगेगा बच्चे? यही वाला, बिलो 61। बहुत अच्छी बात। अजय सर एक बात बताओ, ये जो बाकी लोग हैं इनकी भी एज होती है क्या? एटलीस्ट आपने मतलब HUF का नाम तो सुना होगा। HUF का फुल फॉर्म क्या होती है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हालांकि ये क्या होता है उसके अंदर अपने को नहीं जाने का है, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनका अजा कुछ ऐसा लिखने की जरूरत ही नहीं है, इन सब पर भी यही स्लैब हो। सर एक HUF 70 साल का है बेटे, एज नहीं देखी जाती HUF। आप समझ रहे हो? आप ये बोलो सर हमारा जो HUF है ना कहीं रजिस्टर्ड है, जहां मर्जी रजिस्टर्ड हो, 70 साल से, भाई मेरे को एज जाननी नहीं भाई। एज सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है बच्चे? इंडिविजुअल। HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल, सीधा है स्लैब नंबर 1। क्लियर है साहब जी? बहुत अच्छी बात है सर। अब आते हैं स्लैब नंबर 2 पे। स्लैब नंबर 2 है 0 to 3 lakhs नील। पहले वाले में और दूसरे वाले में फर्क बताएंगे आप? पहले वाले में 2.5 लाख फ्री थे, पहले 2.5 लाख माफ थे। इस वाले में कितने बच्चे? 3 लाख। क्योंकि भाई जैसे ही आप 60 साल के हो गए तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाता है। समझ रहे हो? 3 लाख to 5 lakhs 5%, 5 lakh to 10 lakh, एंड 10 लाख above 30%। अच्छा जी। सर ये वाला किन के ऊपर होगा? ये वाला है बच्चे इंडिविजुअल के ऊपर, हु इज 60 और अबव, बट बिलो 80 ईयर्स। 80 का नहीं हुआ है जी। और इस कैटेगरी को बोला जाता है सीनियर
सिटीजन। और कहीं आपने देखा सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिलते हुए? हाँ, मेट्रो में सीट मिल जाती। फिर अगर ऐसे होता है कोई सीनियर सिटीजन आते हैं और अगर आप बैठे हुए हो तो आप हट जाते हो या आंखें बंद कर देते हो कि आपको तो पता ही नहीं? हाँ, तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, सो बेसिकली कह सकता हूं उधर भी वरिष्ठ नागरिक है ना, और महिलाओं के लिए भी होता है। ठीक है जी, तो बहुत अच्छी बात है जी। सरकार जैसे सर जैसे मेल फीमेल का भी अलग है क्या? नहीं बच्चे, एक टाइम था इंडिया में जब मेल के लिए स्लैब रेट अलग होते थे और फीमेल के लिए अलग होते। किसको बेनिफिट मिलता होगा? यही है बेटे, लड़कों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता बच्चे। अरे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इक्वल माना गया। लेकिन हाँ भाई, सीनियर सिटीजन को बेनिफिट दिया गया बच्चा, बहुत अच्छी बात है जी। अब आप मुझे बताइए, मेरा जो स्लैब नंबर 3 होगा वो किसके लिए होगा? कैटेगरी 80 और अब। ओके, यानी कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और अगर आपकी एज 80 इयर्स और अबव है, तो पहली बात तो आपको बोला जाता है सुपर सीनियर सिटीजन। वेरी सीनियर सिटीजन भी बोल दिया जाता है कभी कभी, और सुपर सीनियर सिटीजन। और भाई साहब, पहले 5 लाख माफ है, 0 to 5 lakhs। नेक्स्ट फिर क्या होता है सर? 5 लाख से 10 लाख। क्या लगता है आपको, क्या रेट लगेगा? क्योंकि हमेशा नील के बाद तो 5 आया, पर 5 से 10 में हमेशा 20 होता है। तो आपको क्या लग रहा है, सरकार 5% लगाएगी या 10 या 20? सरकार बेटा अपना बेनिफिट देखती है बेटे, 20% बच्चे। आप मुझे बताइए, ये सही बात है सरकार की या सही नहीं है? हाँ, सही बात है। ज्यादा लगना चाहिए, सीनियर सिटीजन में लगने दो भैया। आप बीजेपी सपोर्टर हो ना बेटे? हाँ, ठीक है। एंड 10 लाख अबव 30%। ओके, तो जिंदगी में भाई ये 3 स्लैब होते हैं। और अब मैं आपको एक बात बता दूं, आपने हो सकता है थ्रू रील्स थ्रू सोशल मीडिया देखा हो और भी स्लैब चल रहे हैं कुछ। ठीक है, चल रहे हैं स्लैब्स। तो मैं इधर ही लिखवा देता हूं, ये ना ऑप्शनल टैक्स रिजीम है बच्चे। एक होता है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, वो न्यू भी बोलते हैं, डिफॉल्ट भी बोलते हैं। उसके स्लैब्स अलग हैं, उसका रिबेट की कहानी अलग है। पर वो जब आप थोड़े मेच्योर्ड हो जाओगे ना, जब आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, जब पूरा टैक्स आप पढ़ लोगे 50 लेक्चर, तब मैं उस पर दोबारा लाके 2 दिन में सारी बातें डिफरेंशिएट करा जाऊं। अगर आपको आपकी बुक में पहले पेज पे लिखा हो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, तो आपको उसको छोड़ देना। ठीक है बच्चे, तो हम लोग कौन सा रिजीम पहले कर रहे हैं बच्चे? ऑप्शन। ठीक है जी, डिफॉल्ट वाला जब आपके 40-40 लेक्चर्स हो जाएंगे, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि 15-20 गैप है, वो एक ही जगह पे नोट्स बन जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहीं डालूंगा तो पर्पस डिफीट हो जाता है, मेरा फोकस एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है बच्चों, एनीवेज सर, अगर कोई नॉन रेजिडेंट हुआ तो, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है ना बच्चे, तो उस पर जो स्लैब लगता है दैट इज 0 to 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10, 20, एंड 10 लाख अबव 30%। ओ माई गॉड, ये है हमारा स्लैब नंबर 4। पर क्या मैं कह सकता हूं स्लैब 4 और स्लैब 1 तो सेम है? जी हाँ, सेम ही है। सर नॉन रेजिडेंट को कोई एज का बेनिफिट या कुछ कोई बेनिफिट बेनिफिट नहीं है भाई। आप नॉन रेजिडेंट हो, आपकी चाहे 90 साल उम्र हो, वेदर इफ योर एज इज 90 years, स्टिल यू हैव अ स्लैब रेट ऑफ स्लैब नंबर इज 4। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं बच्चे दैट दिस इज फॉर एनी एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। यानी कि एज का बेनिफिट किसको मिला, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? एग्जैक्ट।
क्लियर है बच्चे? यहाँ तक अभी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन की, पहले एक बार डेटा लिख लेंगे। आपको ध्यान होगा मैंने आपको लास्ट क्लास में रिबेट लिखवाया था, याद है? वो रिबेट अंडर सेक्शन 87A, उसको आप सिस्टमैटिक लिखते हैं, तो इसके नीचे लिखिएगा रिबेट अंडर सेक्शन 87A। बहुत अच्छी बात है जी। सबसे पहले होता है सर ये रिबेट किसको मिलेगी, हु इज एलिजिबल। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास ली थी उनको वैसे ध्यान भी होगा, किसको मिल, एग्जैक्ट इंडिविजुअल। हाँ हाँ, तो दो कंडीशन क्या थी, इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट। हाँ, एक पहले एलिजिबिलिटी है ना, फिर होता है कंडीशन। कंडीशन ये थी कि आपकी जो टोटल इनकम है शुड बी अप टू 5 लाख। आपको कहाँ अप टू लिखा है, कहाँ क्या लिखा है, आपको सब बातें बहुत एग्जैक्ट देखनी पड़ी। इसका मतलब समझ रहे हो, यानी कि 5 लाख और लेस, ये मतलब वो ना बच्चे, यानी कि इफ इट इज 5 लाख और लेस यू विल गेट द बेनिफिट। तो बेनिफिट कितने का है जी, रिबेट की जो आपको डिडक्शन मिलती है, या ऐसे आप अमाउंट ऑफ रिबेट लिख, क्वांटम लिख देते हैं। तो क्वांटम क्या होगा, क्वांटम होगा बच्चे एक्चुअल टैक्स जो बन रहा है आपका, ठीक है, और 12,500 विच एवर इज लो। सर क्वांटम, क्वांटम ऑफ डिडक्शन, अमाउंट भी लिख सकता है कोई, ऐसा वो नहीं है उसमें, वो टेक्निकल मतलब लॉ का वर्ड नहीं है वो, ऐसा कोई नहीं। अच्छा जी, याद कर लो लास्ट क्लास में 4 लाख के ऊपर टैक्स बनाया था। 4 लाख पे टैक्स कितना बना था, ना ना सिर्फ पहले स्लैब अप्लाई करके 7,500। चलो अभी कोई बात नहीं, फिर ऐसे ही बोल रहा हूं अभी, 0 to 2.5 लाख पे निल होता है। अगर 4 लाख तक की बात होती तो 2.5 लाख से 4 लाख लिखता, कितना रेट लगता उस पे, 5%। तो इसके अंदर कितना घुसा, मतलब 1.5 लाख, 1.5 लाख का 5%, 7,500। और तो टैक्स नहीं बन के आ रहा होगा, तो टैक्स कितना हो गया, 7,500। इसके नीचे हम लोग रिबेट लिखते थे, ठीक है, कितने की रिबेट दूं, एग्जैक्टली। बट अब उसका एनालिसिस देखिए, एक्चुअल टैक्स 7,500 और 12,500 विच एवर इज लोअर विच मीन्स 75। लॉफुल तरीके से बोला जाता है। क्लियर है बच्चे? अगर आपको यहां तक क्लियर है तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं और देखते हैं आप उसका आंसर क्या निकाल। टोटल इनकम है 4,80,000 और ये इनकम है बच्चे HUF की। आपने बताना है कि टैक्स कितना है। ओ माय गॉड, टोटल इनकम 480, रिबेट मिलेगी क्या बच्चे? हाँ मिलेगी यार, 5 लाख के अंदर अंदर है यार। हाँ जी, हाँ नहीं मिलेगी, ये बच्चा गलती कर देता है, समझ रहे हो? चलिए तो निकालते हैं एक बार, 0 to 2.5 लाख, निल इन निल। अच्छा पहले तो स्लैब कौन सा लगाया तुमने इस पे, 1 2 3 4, कौन सा स्लैब पहले लगता है सर? ठीक है बच्चे, 0 to 2.5 लाख हो गया, फिर 2.5 लाख से 4.8 लाख, कितना है इसमें, 1,02,30 है ना, 5%, 11,500। समझ आया अर्षद जी, समझ आया? 11,500। अब आप मुझे बताइए मैं लेस क्या करूंगा, रिबेट, बट ही इज नॉट एलिजिबल फॉर रिबेट, तो मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख देता। क्यों? क्योंकि रिबेट तो सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती,
हाँ जी, और ये HUF है बच्चे। तो आपका कितना टैक्स आया? 11,500। देन उसके बाद सर क्या सरचार्ज लगता है इन पे बच्चे? एकदम सेम वैसा वाला जो है ना, जब सरचार्ज हम करेंगे तो हाँ, अगर 50 लाख से ऊपर होता या कुछ होता, पर ये उतना तो नहीं कमा रहा ना अभी, तो सरचार्ज को भी मैं क्या कर रहा हूं अभी? नल। कितना आ गया बच्चे? 11,500। अब क्या लगता था? एग्जैक्टली, HEC@4%। 11,500 का 4% बताइएगा कितना? 11,960। ऑनलाइन में भी आ रहा है बच्चों का। सौम्या जी, आर्यन, हमदान, अनुष्का, अरे बच्चे। आ गया। ओके, हमदान जी लिख लिख के कर रहे हो ना? सर कितनी इनकम पे निकालना है? 10 लाख ब्रो। ठीक है सर। सरचार्ज का क्राइटेरिया सेम होता है, अभी तो एकदम खाली छोड़ दियो। हाँ, अभी वो लिया एकदम, मतलब सेम वही होता है, 10 लाख से ऊपर और सॉरी 50 लाख से ऊपर होगा। अभी तो वो AC नहीं कराऊंगा जिस पर कि आपको सरचार्ज लग रहा है। हो सकता है। आगे 17। अगर आपको आ रहा है समझ तो आइए अब आगे और बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा। कॉन्सेप्ट अभी ऐसा नहीं है, टैक्स निकाला अभी हमें पूरा नहीं आया, आपने जस्ट एक देखा है कि फ्लेवर की कम जो कमाते हैं उनका क्या टैक्स है। समझ रहे हो? 1 करोड़ से ऊपर होगा अलग कहानी है, 2 करोड़ से ऊपर अलग, 5, क्योंकि सरचार्ज इन्वॉल्व होगा। अभी आपको सिर्फ क्या निकालना है? 50 लाख के अंदर अंदर की इनकम का निकालना है। ठीक है बच्चे? एक और मैं अभी लिख दिया क्या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस। ठीक है, एक और देना चाह रहा हूं जिससे आपका एज का थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो अगला एक बार लिखना। एक इंसान है मिस्टर ए, उसकी एज है 94 ईयर्स, और टोटल इनकम है 47 lakhs। तो इस पे टैक्स निकाल देना बच्चे। इसके ऊपर कौन सा स्लैब लगेगा बच्चे? स्लैब नंबर 3। हालांकि आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। लाइफ में आपको और घुसना पड़ेगा जिंदगी में धीरे धीरे। तो ये हम एज्यूम करते कि वो रेजिडेंट है, बट आपको फर्दर भी ये समझना है, अगर ये नॉन रेजिडेंट होता तो फिर वो नॉर्मल 2.5 लाख वाला ही लग रहा हो। ठीक है बच्चे, कुछ नहीं लिखा होता तो मैं एज्यूम करते हो रेजिडेंट ही। ठीक है, एक बार पूरा निकाल देना बच्चे। सर ये तो नील आएगा। ब्रो 47 lakhs है। अच्छा 47। 470 नहीं है।
वेरी गुड। आशुतोष का भी आएगा शायद आगे। तो आओ ना बेटे, कुछ अलग बात करते हैं। सबका आ गया ना 1258,400? ऑनलाइन में भी आ गया बच्चों का? सौम्य जी, हमदान जी, आर्यन, अनुष्का, आ गया बच्चे? एग्जाम्पल नंबर 2 में 1125 कैसे आया? ऐड करके आ रहा है भाई, ऊपर से टोटल ही तो करा हुआ है। 1,12,500 तो है जी। सेटल्ड है, आ गया इधर? हो गया ना, चलिए गुड। अब एक चीज लिखते हैं बच्चे, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। ओ माय गॉड, ये क्या होता है सर? अभी देखेंगे बच्चे। प्रीवियस ईयर होता है सेक्शन 3 में, और असेसमेंट ईयर है बच्चे सेक्शन 2 क्लॉज 9। सेक्शन 2 हमारा जो होता है वो आपको जैसे आइडिया होगा, वो डेफिनेशन का होता है। तो असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 9 में। आपको सेक्शन जहां जहां मैं लिखवाऊंगा वो याद रखने पड़ेंगे। और प्रीवियस ईयर समझाया गया है सेक्शन 3 में। सेक्शन 1 कौन सा होता है जनरली लॉ में, इनकम टैक्स एक्ट में क्या होता है? एग्जैक्टली, टाइटल, नेम और एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, तो ये बात करेंगे कि पूरे इंडिया पे लग रहा है इनकम टैक्स एक्ट इन दैट। सेक्शन 2 तो डेफिनेशन का होता है बच्चे। सेक्शन 3 किस चीज का हो गया? प्रीवियस ईयर। फिर सेक्शन 4 लिखवाऊंगा इसके बाद। ठीक है, पर आइए पहले प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर समझते हैं। अब आप बस मुझे इतना बताओ कि अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल? 26-27? काफी आगे चला गया भाई। मार्च 26 है ना अभी, है ना? साल कौन सा चल रहा है अभी? 26, हाँ। फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 25-26 ना? तो 25-26 फाइनेंशियल ईयर। 25-26 का मतलब क्या होता है? लाइक व्हाट इज द स्टार्ट डेट? एग्जैक्टली, टिल। वेरी गुड। आपने ये वर्ड कहाँ से सीखा, फाइनेंशियल ईयर वर्ड? अकाउंट्स। 11th में भी करा होगा, 12th में भी अकाउंट्स करी, तो ये वर्ड फाइनेंशियल ईयर चल रहा। अब आप टैक्स पढ़ना शुरू कर रहे हो, मैं पहले आपको बताऊं, प्रीवियस ईयर को शॉर्ट में लिख रहा हूं पहले मैं, पीवाई। पीवाई स्टैंड्स फॉर प्रीवियस ईयर। तो मेरा आपसे सवाल है, प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा? सर प्रीवियस ईयर भी बताया सर, इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम बचपन से। ठीक है, प्रीवियस का मतलब क्या होता है? पिछला साल। तो आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो, तो इसका पिछला साल कौन सा हो गया बच्चे? 24-25, यही मतलब होता है प्रीवियस ईयर का। पर ये गलत है। दैट इज, आप मुझे सिर्फ उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन बता रहे हो कि वो तो अंग्रेजी में उसका मतलब ये होता है। भाई टैक्स वाला बंदा कहता है मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता फाइनेंशियली, ये अकाउंटिंग वर्ड है। मैं बोलना तो 25-26 ही चाहता हूं, पर मैं वर्ड क्या बोलूंगा? प्रीवियस। सो बेसिकली अभी प्रीवियस ईयर भी कौन सा चल रहा है बच्चे? 25-26। इट्स नॉट कि पिछला साल, बस इनकम टैक्स वाले दे यूज द वर्ड प्रीवियस ईयर इंस्टेड ऑफ फाइनेंशियल। और अभी ये जो नया इनकम टैक्स आ रहा है उसमें प्रीवियस ईयर वर्ड भी हट जा रहा है, अब उसको टैक्स ईयर बोला था। अच्छा जी। सर आपने एक और चीज भी लिखी हुई थी, दैट्स कॉल्ड असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का पहले आपको मतलब बताता हूं। असेसमेंट ईयर इज नेक्स्ट ईयर टू प्रीवियस। असेसमेंट का मतलब समझते हो आप? जैसे कि
आप बच्चों ने एग्जाम दिए, पहले एग्जाम दोगे तभी तो उसकी असेसमेंट होती है। असेसमेंट क्या होता है? चेकिंग। ये एग्जाम देते ही आपने खुद ही चेक करके आईसीआई की वेबसाइट पे अपना रिजल्ट पब्लिश करा है? अगर ऐसा हो जाता तो सर बहुत ही ज्यादा नंबर डाल देते। और भी कहने का मतलब ये है, आप एग्जाम देने जाते हो, पहले आप एग्जाम देते हो तभी तो चेक होता है। तो भारत देश में लोग पहले क्या करते हैं? पहले अर्न करते हैं, तभी तो उसकी चेकिंग होगी। ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, प्रीवियस ईयर से अगला साल क्या होता है बच्चे? असेसमेंट, जिसमें सरकार उसको चेक करे। ठीक है जी, अभी आपको समझ आ जाएगा। बस आप इतनी लाइन से मुझे बता दो क्या मत, कौन सा साल लिखूं यहां? 26। ठीक है जी। अगर आपको ये बात समझ आ रही है, तो अगर असेसमेंट ईयर 18-19 है तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? एग्जैक्टली। एंड फाइनेंशियल ईयर? और अगर प्रीवियस ईयर है 30-31, सो व्हाट इज द असेसमेंट ईयर? एग्जैक्टली। एंड फाइनेंशियल ईयर वुड बी। तो आपको पहले इंटर रिलेटेड बात तो समझ आ रही। अब बेसिकली आपको बताता हूं, जब आप इनकम टैक्स ऑफिस में जाएंगे तो उनके जो भी नोटिसेस होते हैं, जो भी कम्युनिकेशन होती है, वो इस नाम से चल रही होती है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट। तो एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, उसको ना एओ बोला जाता है। एओ स्टैंड्स फॉर असेसिंग ऑफिस, द वन हु असेस योर इनकम। अब ऐसे मत सोचिए आप सरकार को बताओगे आप 5 लाख रुपए कमाते हो, सरकार बोलेगी हाँ मुझे तुम पे भरोसा है। समझ रहे हो? कहीं ना कहीं ऑफिस में उसकी चेकिंग के लिए आपको बुलाया जा सकता है। ठीक है बच्चे? तो जो बंदा असेस करता है उसको क्या बोला जाता है? असेसिंग ऑफिस। तो एओ ने एक चीज बोली, प्लीज ब्रिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर असेसमेंट ईयर 13-14। मेरा आपसे सवाल, आप पीएनएल किस पीरियड का लेके जाएंगे? टू बी स्पेसिफिक, मतलब क्या डेट? 1/4 से लेके 31, कौन से साल का? आई मीन 1/4। एग्जैक्टली। इसको मत पकड़ लेना 13-14 को, और 13-14 का पीएनएल लेके जा रहे हो, आपको पता नहीं है क्या कुछ भी? असेसमेंट ईयर का मतलब जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका लाना था आपको। ठीक है ना? तो 1/4/12 से लेके बच्चे 31 मार्च। सेठ है जी कहानी। जबरदस्ती की कॉम्प्लिकेशन बना रखी है, 2-3 नाम चल रहे हैं। प्रीवियस ईयर कैन बी फॉर 12 months और लेस देन 12 months। सर क्या मतलब है? छोड़ो ना बेटे, नोट्स लिख लो बस। प्रीवियस ईयर हो सकता है आपका 12 महीने का हो या उससे कम हो सकता है। असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज फॉर 12। जी। सर इसको समझाएंगे आप? हाँ बेटे हाँ, मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज करो बच्चे, आज से आपकी जॉब लग गई, तो हमने कमाना कब से स्टार्ट करा? अभी ये कौन सा साल चल रहा है? 25-26। तो और आज से जॉब लगी, तो कमाना कब से स्टार्ट करा हमने? आज से। ठीक है। और या फिर अगर आपने अपनी कोई शॉप खोली तो आज से कमाना स्टार्ट करोगे। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जो आज जिसका पोजेशन मिला आपने उसको किराए पे चढ़ा दिया। मेरे कहने का मतलब है, वेदर आप अपना कोई गोल्ड बेचो, ठीक है, चाहे आपकी नौकरी स्टार्ट हो, चाहे आपका बिजनेस स्टार्ट हो, लेकिन वो आज से हुआ।
तो मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूं, जैसे सपोज करो, मान लो दीपक जी क्या स्टार्ट करना चाहते हैं? रेस्टोरेंट। वेरी गुड, दीपक जी स्टार्टेड अ रेस्टोरेंट ऑन, आज क्या डेट है बच्चे? 11 मार्च 2026। तो आज से ही रेस्टोरेंट स्टार्ट हो रहा है, आज से ही कस्टमर आएंगे, ठीक है, आज से ही कमाना चालू होगा भाई। कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रीवियस ईयर, हिज प्रीवियस ईयर? 25-26। बट आपको पेपर में लिखना पड़ेगा 11/3/26 से लेके, जब भी आप जिंदगी में पहली बार कमाना स्टार्ट करोगे आप वो पूरा साल नहीं लोगे। जब भी आपने क्लिनिक स्टार्ट करा, जब भी आपने नौकरी स्टार्ट करी, जब भी आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करा, फर्स्ट टाइम जब भी आप कमा रहे हैं, ठीक है, तो वो वहां से यहां से होगा। अब इस चीज का असेसमेंट ईयर कब से स्टार्ट होगा बच्चे? असेसमेंट ईयर हमेशा पूरा 12 होता है। असेसमेंट ईयर तो मैं लिख दूंगा 26, ठीक है बच्चे। तो बेसिकली whether you start a restaurant, whether you start doing job, first time rental income, whatever, जो फर्स्ट टाइम कमा रहे हो तो उसका प्रीवियस ईयर जब से कमाई स्टार्ट हुई, और असेसमेंट ईयर तो हमेशा 12 में। ओके। सर वो प्रीवियस ईयर 31/3/27 नहीं होगा या फिर 26? नहीं ब्रो, 11 मार्च। लिख लिए बच्चे? बहुत अच्छी बात है। तो अब आप मुझे बताइए, एक होता है प्रीवियस ईयर, और एक होता है असेसमेंट। अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है जी? तो लिख देते हैं, यहाँ डेट भी डाल देता हूँ, 1/4/25, 31 मार्च 26। और असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है? 26-27 चल रहा है, ऐसा बोला जाता है। प्रीवियस ईयर में आप अर्न करते हो बच्चे, आप कमाते हो। एक बात बताइए, आपके पेरेंट्स अगर जॉब कर रहे हैं तो क्या उन्होंने अप्रैल में नौकरी पे गए होंगे? वो बिल्कुल गए होंगे, कमाया होगा। चलो बाहर की बात कर लो, मैकडोनल्ड्स अप्रैल 25 में बर्गर बेचे होंगे, मैकडोनल्ड्स ने प्रॉफिट कमाया होगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सर सब लोग कमा रहे हैं सर, और अंबानी जी भी कमा रहे होंगे। तो ये साल खत्म हो गया है या अभी भी चल रहा है? चल रहा है। सो बेसिकली इन प्रीवियस ईयर यू अर्न इनकम, आप कमाते हो। बेसिकली प्रीवियस ईयर में हम क्या करते हैं बच्चे? वी अर्न इन, जिसका बिजनेस है वो बिजनेस से कमा रहा है, जो नौकरी करता है नौकरी से कमा रहा है, जिसके पास प्रॉपर्टी है वो किराया खा रहा है, और अगर गोल्ड वोल्ड कोई बेच रहा है, शेयर बेच रहा है, वो कैपिटल गेन से कमा रहा है। आपके बैंक में बहुत सारा पैसा है, एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है, आप अदर सोर्स से कमा रहे हो। दुनिया जहान की इनकम है जी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो प्रीवियस ईयर है, इसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चे? वी आर अर्निंग। बट आर यू इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट एवरी मंथ, सर अप्रैल में ये कमा? नहीं। आप इन्फॉर्म कब करते? असेसमेंट, ठीक है। इन असेसमेंट ईयर यू असेस एंड यू सबमिट द रिटर्न। रिटर्न क्या होता है? रिटर्न का मतलब होता है इनकम की डिटेल देनी। और आपको मैं बता दूं कि कौन से दिन देनी होती है बच्चे, अलग अलग डेट्स होती है, ये भी चैप्टर है। बट अभी आप बेसिक लेवल पे समझोगे तो कौन सी डेट है? 31 जुलाई 26। 31 जुलाई
20। यानी कि आपके पेरेंट्स अभी कमा रहे हैं, अभी चिल है भाई, उनको कुछ नहीं बताने का। लेकिन देखना जैसे जुलाई आएगा ना, वो कुछ ना कोई रिटर्न की बात करेंगे। कभी सुना है कभी किसी बच्चे ने घर पे बात हो रही हो कि रिटर्न भरनी है या कुछ? ठीक है, तो आप देखेंगे जुलाई के मंथ। बहुत अच्छी बात है। मतलब सर 31 जुलाई को क्या करना है? बेटे भारत देश में, पूरे इंडिया में ये ड्यू डेट होती है कि जिसने कमाया है वो अपनी डिटेल सबमिट। कौन से दिन? 31। इससे पहले नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है मैक्सिमम लोग कब करते होंगे? 31 जुलाई। क्योंकि बेटे इंडियन हमेशा लास्ट डेट, और वो भी सुबह सुबह या रात के 12 बज जाते हैं बस, ऑलमोस्ट क्लोज टू। ठीक है, और फिर सर्वर हैक हो जाते हैं, हैक इन द सेंस सॉरी हैंग हो जाते हैं, और फिर सरकार को एक्सटेंड करनी पड़ जाती है। समझ रहे हो? सो दिस इज, आप ऐसा मत सोचिए कि इस दिन को करना है। आप इस पीरियड में कभी भी कर सकते हैं, ये आरओ बनाने की जरूरत नहीं। बट ये तो लास्ट डेट। बट जस्ट टू इन्फॉर्म यू सर, अगर कोई लेट हो जाए तो हो जाता है, पेनल्टी वेनल्टी लगे। पर मुद्दे की बात ये है, इस दिन आप क्या करते हो बच्चे? इस दिन यू सबमिट द रिटर्न, बोला जाता है, पूरा लिख देता हूं, रिटर्न ऑफ इनकम। सबमिट रिटर्न ऑफ इनकम, बहुत अच्छी बात है। मैं आपका एग्जांपल ले लेता हूं जी। सपोज करो आपकी सैलरी है 1.5 लाख महीना। साल की कितनी हो जाएगी? 18 lakhs। तो आपने इधर कितना कमा लिया बच्चे? 18 lakhs। जब आप गवर्नमेंट को अपना डेटा सबमिट करेंगे, अपनी इनकम सबमिट करेंगे, तो आप गवर्नमेंट को बताएंगे कि मैंने सैलरी कमाई है कितनी? 18 लाख। बाकी हेड्स में कुछ और है? नहीं है सर, और कोई इनकम नहीं है। लोगों की हो सकती है, एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूं। तो इसका मतलब आपका जीटीआई कितना आ गया? 18 लाख। सर क्या हमने कोई डोनेशन या कुछ गवर्नमेंट के कहने से इन्वेस्ट करा है? नहीं करा, सिंपल रख रहा हूं मैं अभी लाइफ को। तो आपकी टोटल इनकम कितनी आ गई? 18 लाख। यही तो सीखा था हमने, वो जो 5 हेड्स होते हैं, तो उस बंदे का एक ही हेड में इनकम है। अब आप मुझे बताइए, इसके ऊपर टैक्स, लेट सपोज 3 लाख, मैं एक कोई भी वैल्यू लेकर, निकलेगा वैसे ही जैसे आपने निकाला है वो स्लैब के हिसाब से पूरा। बट लेट सपोज 3 लाख। तो ये जो 3 लाख रुपए है, ये आप पे कब करो? लेट मी टेल यू, देयर आर 3 थिंग्स। एक होता है इनकम को कमाना, कमाया हमने प्रीवियस। एक होता है उसकी डिटेल सबमिट करना, वो हमने 31 जुलाई को। पर इस कमाई पे सरकार को टैक्स कब देंगे? जब मैं सरकार को बता रहा हूं तब कि ये देखो जी, ये मेरे, ये लो पैसे लो। यानी कि विल यू पे द टैक्स इन असेसमेंट ईयर ऑन दिस डेट, या विल यू पे टैक्स इन प्रीवियस ईयर? हाँ जी। हाँ, टीडीएस का नाम सुना होगा, डिबेंचर चैप्टर में भी तुमने वैसे ही देखा था। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, टीडीएस की बात आने वाली है बस। आपको ऐसा लग रहा है कि अंबानी जी ने अप्रैल में जो कमाया, उसका टैक्स सरकार उनसे 1 साल 3 महीने बाद लेगी? क्या सरकार इतनी स्लो है? मतलब तुम अप्रैल में तुमने 1 करोड़ रुपए कमाया, सरकार कह रही है कोई बात अपने पास रखो, मैं अगले साल 31 जुलाई को तुमसे डेटा। लग रहा है आपको इतना स्लो प्रोसेस होगा? नहीं जी। आपको जो टैक्स पे करना होता है इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, बेटे जब हाथ क्या हाथ आप कमा रहे हो, साथ साथ सरकार को दो ना पैसा। सर डिटेल सबमिट करेंगे तब देंगे, अरे नहीं होता है ऐसे। डिटेल तो एक फॉर्मेलिटी है। सरकार को ज्यादा इंटरेस्ट किसमें होगा, डिटेल के अंदर या पैसे के अंदर? चलाना है भाई, कंट्री चलानी है, पैसे दो। तुम्हारे को सैलरी आज मिल रही है 1.5 लाख रुपए, मेरे को तुम 1 साल 4 महीने बाद दोगे मेरे को उसका टैक्स वापस। आप समझ रहे हो? एंड दैट्स परफेक्टली लॉजिकल।
मुद्दे की बात ये है, प्रीवियस ईयर में कमाया जाएगा, प्रीवियस ईयर में टैक्स पे करा जाएगा। यहाँ तो सिर्फ डिटेल सबमिट हो रही है, तो फॉर्मेलिटी है, डॉक्यूमेंट है, सबमिट हो ना। मुद्दे की बात ये है, कैसे पे करा जाता है? आपने नाम सुना होगा, टीडीएस, या फिर टीसीएस होता है कुछ। अभी आपको उसमें देखना है, नहीं अभी नोट्स बन रहे। जैसे आपको आइडिया होगा, मान लो अगर आपकी नौकरी है और तुम्हारे को मैं 1.5 लाख रुपए दे रहा हूं, तो 1.5 लाख के ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स होगा ना बच्चे, तो मैं वो डिडक्ट कर लूंगा। आपका साल का पैकेज कितना है? बड़ा अच्छे से बताता हूँ, 18 लाख। आपको क्या लग रहा है, कंपनी को पता नहीं कि 18 लाख के ऊपर 3 लाख का टैक्स आता है? 19-20 ऊपर नीचे होना ठीक है। तुमने नौकरी छोड़ दी, तुम्हारा अप्रेजल हो गया, ठीक है, कई कहानी बनेगी, सारी कहानी होगी इनकॉर्पोरेट। बट एज्यूमिंग अगर 18 लाख है, तो मुझे पता नहीं है पहले दिन की तुम्हारे ऊपर टैक्स कितना है, 3 लाख है। इस 3 लाख को सरकार को किसने जमा करना है? कंपनी ने। किस नाम से? टीडीएस। तो पहले महीने कितना जमा करूं? बहुत आसान है जी, 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा, 25,000। यानी कि अगर मैं आपको बच्चे कितने रुपए दे रहा था, 1.5 लाख, 1.5 लाख में से 25 की डिडक्शन कर लूंगा, और आपके बैंक में कितना जाएगा? 1,25,000। फिर अगले महीने फिर दोबारा 1,25,000, अगले महीने फिर। तो जैसे ही हम एंड ऑफ द ईयर पहुंचेंगे, आपका जितना भी टैक्स बनता है वो जमा हो चुका। क्लियर है बच्चे? सुनते जाइएगा बात को आप अभी। यानी कि ये जो टीडीएस होता है, ये एम्प्लॉय खुद से जमा कर रहा है या उसकी कंपनी जमा कर रही है? हाँ। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो हमने जगह ली हुई है, ये किराए पर है या इंस्टीट्यूट की है? किराए। किराए पर है। किराया देते होंगे यहाँ का। तो अगर मैं किराया दे रहा हूँ, कितने रुपए किराया होगा आपके हिसाब से? 1.5 लाख। ठीक है, बात हो चुकी है। काफी बढ़िया है बच्चे, 1.5 लाख लेके चलते। तो मैं जो लैंडलॉर्ड को पैसे दे रहा हूँ, तो मैं तो हर महीने उनकी इनकम हो रही है, तो मैं टीडीएस काट हो गया। बिल्कुल बनता है टीडीएस काट। आप सिर्फ सैलरी पे थोड़ा ना टीडीएस होता है, टीडीएस चैप्टर आएगा, 6-7 लेक्चर लगेंगे। आपको चाहे डिविडेंड मिले, आपको चाहे कल को अपनी प्रोफेशन, कल को तुम्हारी प्रैक्टिस है, तुम्हारे को क्लाइंट ऑडिट के पैसे दे रहा है, वो टीडीएस काट के देगा बेटे तुम्हें। आप समझ रहे हो? तो काफी डिटेल जाएगा। आपकी बैंक में एफडी है, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। बैंक जब तुम्हें इंटरेस्ट देगा, तो टीडीएस काट लेगा। क्यों? तेरी इनकम है, तेरे को देने से पहले टीडीएस सरकार को जमा करना है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट अभी बेसिक लेवल पे मैं कहना ये चाहता था, ये जो है, जो डिपॉजिट कर रहा है, ये जो सरकार के पास जो डिपॉजिट कर रहा है, वो कौन कर रहा है? यू आर डिपॉजिटिंग और द डिडक्टर इज डिपॉजिटिंग? द वन हु डिडक्ट्स इज डिपॉजिट। इट इज डिपॉजिटेड बाय डिडक्टर। ओके। तभी तो डिवेंचर वाले चैप्टर में टीडीएस कट जाता था। केबीसी देखी होगी आप। केबीसी के अंदर वो दिखाते हैं कि एक इंसान 1 करोड़ जीत गया, और अमिताभ बच्चन जी कितने का चेक बना देते हैं? अब तो टैब के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। देखा आपने कि आप जीत गए अर्षद जी, आप केबीसी पे आए, आप 1 करोड़ रुपए जीत गए, और अमिताभ बच्चन जी दिखाते हैं, देखो देवियों और सज्जनों, 1 करोड़ ट्रांसफर कर दी। और उसके साथ पर एक लाइन चल रही हो कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, टीडीएस कटेगा 30%। लॉटरी पे 30% टैक्स है, 30% टीडीएस है, तेरे को 70 लाख रुपए मिलेंगे। पर उस टाइम वो बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते? नहीं तो जितनी भी ऑडियंस देख रही है, उनका गवर्नमेंट के बारे में लगेगा, गवर्नमेंट तो बहुत कमा रही है। आप समझ रहे हो? अगर वो ऐसा करेंगे कि देवियों सज्जनों सरकार को जाता है 30 लाख, तो उस पर रील्स बननी स्टार्ट हो गई। समझ रहे हो कि कितना गवर्नमेंट कमा रही है? तो इसलिए आप देखना, जब भी वो जीतते हैं तो उसके नीचे लिखा हुआ आ जाता है कि ये रियलिटी में ट्रांसफर नहीं करा गया, ये जो भी टैक्स है वो डिडक्ट होंगे फिर ट्रांसफर करा। ठीक है बच्चे?
तो इट इज डिपॉजिट बाय डिडक्ट। और अभी आप अपनी सोच को और बढ़ाओ, मैं आपके साथ अच्छी बातें कर रहा हूं। आप मैकडोनल्ड्स गए, सारे बच्चों ने बर्गर खाए। जब आप बर्गर खाते हैं तो मैकडोनल्ड्स को प्रॉफिट होता है कि आप टीडीएस काटते हैं। इसका मतलब उस पर तो सारा पैसा फ्री आ रहा भाई। आप अगर अदर इंस्टीट्यूट के अंदर यहाँ पर आप आ रहे हैं, आप कुछ फीस डिपॉजिट करेंगे, आप टीडीएस काटे, कैसे बोलो काट देते हैं, तो हमारे पास भी सीधा आ रहे हैं। सो देयर आर मेनी केसेस जहां पर जब किसी पर्सन के पास इनकम आ रही है तो विदाउट टीडीएस आ रही है, तो वो कैसे जमा करेगा? लेट्स सपोज मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, रेस्टोरेंट्स, वो कैसे जमा करें? उनके पास तो सारा पैसा आ रहा है उनके पास। दे हैव टू डिपॉजिट देमसेल्फ। उनको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। एडवांस टैक्स इज डिपॉजिटेड बाय सेल्फ। ये भी एक चैप्टर है बच्चे, टीडीएस भी एक चैप्टर है, एडवांस टैक्स एक चैप्टर है, सीखेंगे कैसे होता है। रिटर्न ऑफ इनकम एक चैप्टर है, समझ रहे हो? तो बेसिकली आपको खुद से जमा करना पड़ेगा। आपका कल को बिजनेस है, आपकी एसी की दुकान है, फर्नीचर की दुकान है, आपको पता है कि कोई टीडीएस नहीं काट रहा, बट आपके पास एक टीम होनी चाहिए जो एडवांस तक जमा करे। क्यों? क्योंकि फंडा ये है, इस साल की इनकम पे इसी साल टैक्स जमा होगा। टीडीएस से कर लो, एडवांस टैक्स कर लो, दोनों कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें क्या है। मुद्दे की बात ये है, ये बंदे ने कितना कमाया था? 18 लाख पे टैक्स कितना था? एंड लेट मी टेल यू, इफ सरकार ने टीडीएस, सरकार सॉरी, इसकी कंपनी ने टीडीएस काट ली, तो ये यहाँ पे कैसे दिखाएगा कि सर मेरे ऊपर जो 3 लाख का टैक्स था, सर जी उसका तो टीडीएस कट गया था सर, तो मेरा टैक्स पेबल कितना आएगा? दैट्स द आइडियल सिचुएशन गवर्नमेंट वांट्स। गवर्नमेंट चाहती है जब आज के दिन आप आओ ना, तो टैक्स जमा करने थोड़ा ना आ रहे हो आप। आज तो बस तुम ये बताओ, ये इनकम, ये टैक्स हमने जमा करना। ये एक आइडियल सिचुएशन, गवर्नमेंट ये चाहती। बट क्या ऐसा हो सकता है? सर टैक्स था 3 लाख, 2 लाख का टीडीएस कटा सर, कितना बच गया? तो उस एसएससी की जिम्मेवारी थी वो 1 लाख एडवांस टैक्स जमा करता, नहीं करा सर। चलो ऐसे लिख लो, हाँ ठीक है, एक बार ऐसे लिख देता हूं, नीचे एग्जांपल में देता हूं। सपोज करो टैक्स है 3 लाख, टीडीएस 2 लाख और एडवांस टैक्स 1 लाख। टैक्स पेबल कितना आएगा बच्चे? कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत। टैक्स था 3 लाख, ना टीडीएस कटा, ना मैंने जमा करा। क्यों नहीं करा? नहीं करा सर, नहीं पता था, या थे पैसे, नहीं करा। अब बताओ इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्या लगा देंगे, कोई बात नहीं। पेबल कितना हो गया बच्चे? नहीं दोस्त, आज नहीं है, इन्फॉर्म करूंगा, अब तुम्हारी मैनेजमेंट स्टार्ट होगी, ठीक है? 3 लाख रुपए जमा करने हैं? हाँ तो करो फिर, जिस दिन आए हो 3 लाख रुपए तो लूंगा, पर तुम लेट हो, एडवांस टैक्स नहीं करा, जो भी कहानी है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट लगेंगे बात। वेन यू पे दिस, इसको बोला जाता है बच्चे सेल्फ असेसमेंट टैक्स अंडर 140A। कौन पे कर रहा है इसको? तुम खुद पे कर रहे हो, नौकरी करते हो, तो तुम जब पे करते हो तो उसे क्या बोला जाता है? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। आगे सुन लेना, अगर तुम प्रीवियस ईयर में पे करते तो उसे बोला जाता है एडवांस टैक्स। जब तुम खुद जमा कर रहे हो प्रीवियस ईयर में ही, तो उसे क्या बोला जा रहा है? लेकिन अगर तुमने प्रीवियस ईयर मिस कर दिया और बाद में जमा करा, तो उसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स। आपके मन में ये भी आ सकता है, लास्ट केस बोलूंगा बस, सर जी टैक्स था 3 लाख, सर जी 2 लाख का टीडीएस मिस्टेक हो गई सर, ज्यादा जमा हो गया सर। हो जाता है बेटा, क्या होगा?
कितना ज्यादा जमा हो गया, तो अब इसका क्या होगा, रिफंड आ जाता है जी, 10 दिन के अंदर रिफंड आ जाता है, रिटर्न भरिए हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरा रिफंड आ जाता है। तो ये 1 लाख क्या हो जाएगा बच्चे, आपको रिफंड मिल जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, along with at the rate of 6% on, अब कितने महीने कितने दिन का वो छोड़िए ना, मुद्दे की बात ये है, ज्यादा है, अगर 1 लाख है तो 1,02,000, 1,03,000 आ जाता है। आखिरी बात बोलूंगा बस, क्या ये इंटरेस्ट इनकम नहीं है? तुमको आना था 1 लाख, सरकार पे पड़ा पैसा, सरकार ब्याज दे रही है, 1,02,000 दे रही है, तो कितने की इनकम हो गई, 2,000। तो क्या ये इनकम नहीं है? बिल्कुल है। क्या इस पे टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा, कमाई है जी आप। कौन से हेड में जी? एग्जैक्ट, इट वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड और इस पॉइंट तक अभी ऐसे जाने का वो नहीं है, बट ऑब्वियसली आपका डेटा बन रहा हो, सारी चीजें तो कहिए साहब, समझ आया बच्चे क्या चल रहा है? क्या हुआ, लास्ट वाले ही लिख रहे हैं ना सारे बच्चे? उसकी कैलकुलेशन ये जो एक बार एडवांस का जमा हुआ, बस समझ रहे हैं? वो अपने को नहीं देखना हो, मेडिकल को नहीं देखना हो, रियल देखना तो है जी बच्चे। कहिए साहब, ऑल क्लियर टिल हेयर? चलिए वेरी गुड। तो बच्चे बस मैं ना आपको इतना ही जैसे रखेंगे, पर एक थोड़ा टोटल इनकम के क्वेश्चन दे देता हूं जो टैक्स निकाल लोगे बस आप। ठीक है, नेक्स्ट क्लास और हम लोग बस एक ये इंट्रो टाइप रखेंगे, और उसके बाद फिर आपके हम हेड स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, मतलब हम लोग मोस्ट प्रोबेबली हाउस प्रॉपर्टी हेड से शुरू करेंगे या सैलरी से करेंगे। ठीक है साहब, चलिए तो बस एक कुछ होमवर्क के लिए लिख लो। टोटल इनकम 36 lakhs, एज 84। बस ये कर लेना जी, जिसके बारे में कुछ नहीं लिखा वो तो सारे इंडिविजुअली और सेट है जी, फिर आपकी काम। सर आज और कल की जो क्लास हुई थी उसका पीडीएफ आप भेज देना। बिल्कुल, उसका पीडीएफ मैं भी टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ बच्चे, ये सारी फाइल आपके पास आ जाएगी। और मैंने वीडियो भी ना टेलीग्राम पे डाल दी थी, और वैसे भी है ही, यूट्यूब चैनल पे भी है। ठीक है जी, बस अभी भेज रहा हूँ मैं, 1 सेकेंड। ठीक है बच्चे।
चलिए जी, ठीक है बच्चों, तो इतना रखते हैं सर। और कल अब फिर मेरी आपके साथ क्लास होगी टैक्स की और अकाउंट्स की, ठीक है जी। टाइमिंग मोस्ट ऑफली सेम ही रहेगा। कल क्या हुई थी हमारी कॉलेज है, तो मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश करता हूँ, कोशिश करूँगा। नहीं तो अगर चाहे कुछ भी हो तो अकाउंट से पहले रख लूंगा, क्योंकि अकाउंट्स तो हैंडल फिर भी हो जाएगा। कोशिश मेरी यही है 12:30 के बाद, ठीक है बच्चों। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 बहुत